हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी की डायमेंशंस के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी की डायमेंशन, जिसमें हमने देखा था हम तीन बेसिक क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम तो लेकर ही चलते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी टेम्परेचर, और उसकी जगह हम लिखते थे के मतलब केल्विन। तो यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स में एम एल टी के लेकर चार फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते थे डायमेंशन फॉर्मूला में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आज की जो डायमेंशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें मास, लेंथ, टाइम डायमेंशन फॉर्मूला में यूज़ होगा ही होगा, और साथ में एक और डायमेंशन यूज़ होगी ए फॉर करंट, एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटीज़ में देखेंगे हमारे पास चार फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला में क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी: मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। क्लियर है आपको? ओके। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अदर इफ़ेक्ट्स और एप्लीकेशन क्रिएट करता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वांटिटीज़ की आज हम डायमेंशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कई कई क्वांटिटी आपने सुनी भी है 10th क्लास में, और कई क्वांटिटीज़ आप सुनेंगे या अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप 12th क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की, और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चार्ज के लिए आपको करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर I क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखिए। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। हमें किसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, चार्ज की। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, I मल्टीप्लाई T, I फॉर एम्पियर एंड T फॉर टाइम। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डायमेंशन क्या बनेगी। ओके, यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो पहले फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला। चार्ज का फॉर्मूला लिख लीजिए, I इंटू टी। तो डायमेंशन बनाइए डायरेक्ट। तो पहले हम यहाँ पे यूनिट बना लें, ऐसा यूनिट करंट के लिए लिखिए एम्पियर, और टाइम के लिए लिखिए सेकंड। तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। अब हम बात करें डायमेंशन की। तो मास नहीं है, मास m0, लेंथ नहीं है, L0, टाइम है T1, और करंट है तो A1। तो डायमेंशन क्या बनी, ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बना m0, L0, T1, A1। ओके, तो आप देख लीजिए चार्ज के लिए। देखिए फॉर्मूला क्या है चार्ज का, Q इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, और यूनिट देखिए, यूनिट होती है कूलाम, और हमने फॉर्मूले से निकाली थी वो थी एम्पियर इंटू सेकेंड, दोनों ही ठीक है। और डायमेंशन हम देख रहे हैं क्या है, m0 है, तो इसमें फॉर्मूले मेंशन नहीं किया हुआ, m0, L0, T1, A1। तो अब देखिए m0, L0, T1, A1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको AT भी लिख सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको ये। नेक्स्ट डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए नेक्स्ट डायमेंशन, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम इसको E से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज जो होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये हमने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जब हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे थे तब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ से हम फॉर्मूला डायमेंशन, सबसे पहले ऐसा यूनिट निकालते हैं इसकी। तो देखिए फोर्स का क्या बनेगा, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, या कूलम भी लिख सकते हैं, और एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्लियर हो आपको? तो ये तो बन गया हमारे पास इसकी SI यूनिट। तो हम फिर से SI यूनिट लिखते हैं। फोर्स की जगह हम लिखेंगे न्यूटन, और अपॉन में चार्ज है तो हम लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अब देखिए डायमेंशन देखिए, न्यूटन की क्या होती है, m1, L1, T-2, और एम्पियर की होती है A1, और सेकंड की होती है T1। तो डायमेंशन बन जाएगी m1, L1, T-3,
a माइनस वन। क्लियर हो आपको? ये 1 इन्वर्स हो जाएगा t माइनस 3 a माइनस 1। तो फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज और न्यूटन पर कूलम, तो कूलम इन्वर्स हो गया। ओके, डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट डायमेंशन है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को समझने से पहले हमें फिर से, इसलिए जब हम कोई लेक्चर पढ़ते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारा 11th में से फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक हटा दिया, लेकिन वहाँ पर हमारे फंडामेंटल फोर्सेस थे, तो वो हमें अगर हमने नहीं पढ़े तो यहाँ हमें फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखिए, अब हम बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन की। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। पहले आप समझिए, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कूलम फोर्स क्या होता है जब दो चार्जेस होते हैं। मैं फिर से जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी सीखने की। दो चार्जेस हैं, हालांकि मैंने ये चीज़ें आपको फंडामेंटल फोर्सेस में ही बता रखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स देखते थे F इक्वल टू G m1 m2 अपन R स्क्वायर, वैसे अगर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो उनके बीच में जो फॉर्मूला फोर्स लगेगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं कूलम फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए जो K है ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी अगर हम आगे देखते हैं ये होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ये इसका जो ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हम 12th क्लास में ही समझ सकते हैं। अभी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हम K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ठीक है, तो K की जगह हमने क्या लिखा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आ गया हमारे पास Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर हो आपको ये? अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की। तो बात यह है कि हमें जिसकी भी डायमेंशन फाइंड करनी होती है हमें पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर और फोर्स को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट की, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की कर दी, यहाँ पर फोर्स था, फोर्स यहाँ आ गया अपॉन में और एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर। क्लियर हो आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ को हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए Q1 Q2 इट मीन्स कूलम। Q1 की क्या होती है, कूलम। Q1 की क्या होती है, कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया ऊपर। क्लियर हो आपको? कूलम स्क्वायर। 4 और पाई कांस्टेंट है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ पर है F की हो जाएगी न्यूटन और R स्क्वायर की मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी, मैं फिर से लिख देता हूँ, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस SI यूनिट को देख के हम इसकी डायमेंशन पता कर सकते हैं। तो कूलम चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80। याद रखिए क्या होती है चार्ज की, 80। न्यूटन की आपको पता है, मीटर की आपको पता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर क्या है, कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 80 स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे, न्यूटन की जगह m1 l1 t माइनस 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर तो आगे L2। तो देखिए ये बन गया न्यूटन का और ये बन गया मीटर स्क्वायर और ये बन गया कूलम स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पर बन जाएगा, देखिए नीचे वाला जो स्टेप है ये बन जाएगा m1 l3 t माइनस 2। ओके, और ये बन जाएगा a2 t2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो लिखता हूँ a2
T2 M1 L3 T-2। ओके, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मास 1 इन्वर्स हो जाएगा M-1, L3 इन्वर्स हो जाएगा L-3, T-2 इन्वर्स होके ऐड हो जाएगा T4। ओके, तो ये बन जाएगा M-1 L-3 T4 A2, M-1 L-3 T4 A2। तो क्या आपको ये डायमेंशन क्लियर हुई? और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये डायमेंशन बनी हमारी एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पर देखिए M-1 L-3 T4 A2, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये देखिए, तो यहाँ पर भी आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड की, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और फोर्स आ जाएगा नीचे, यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई। फिर हमने यहाँ पर यूनिट निकाल ली, सॉरी यहाँ पर भी यूनिट है, ये भी गलत है, ये बनेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप चेंज कर लो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये करेक्ट है, M-1 L-3 T4 A2। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जब देखिए चार्ज क्या करता है, जब भी कोई चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैंने लाइन बनाई इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ग्रुप पास हो रहा है किसी एरिया से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ग्रुप पास हो रहा है किसी एरिया से, तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके झुंड को, जैसे बहुत सारी भेड़ों का झुंड जा रहा है तो हम बोलेंगे भेड़ फ्लक्स ठीक है, तो शिप फ्लक्स बोल सकते हैं हम यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी एक झुंड है, इनका भी एक ग्रुप है, इनको भी बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो आपको? ओके, तो फ्लक्स का मतलब होता है ग्रुप, झुंड। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसका फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और वो कहाँ से पास हो रही है? एरिया से। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो यहाँ पर ये तो बन गया इनका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप साथ साथ में अब नोट बना रहे हैं तो नोट्स में भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे, या आप उधर जो टेबल बनी हुई वहाँ से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ये बन गई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे डायमेंशन, न्यूटन की जगह M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की जगह L2 और कूलम की जगह AT। तो वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए न्यूटन की जगह हम लिख देंगे M1 L1 T-2, ओके, मल्टीप्लाई में क्या था? एरिया, मीटर स्क्वायर मतलब L2, और अपॉन में था कूलम मतलब AT। क्लियर हुआ आपको? ये देखिए क्या यूनिट थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। क्लियर हुआ आपको? अब इसको सॉल्व करते हैं। M1 L1 और L2 बन जाएंगे L3, M1 L3 T-2, ये 1 है, ये भी इन्वर्स हो जाएगा तो बन जाएगा M1 L3 T-3 A-1, M1 L3 T-3 A-1, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसे यहाँ पे चेंज कर लीजिए, M1 L3 T-3
A-1 इसे यहाँ पर चेंज कर लीजिए, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए। ओके, बाकी सब क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट डायमेंशन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट बनाते हैं, वर्क की जूल और कूलम की चार्ज की कूलम। अब वर्क की आप डायरेक्ट समझते हैं डायमेंशन, तो क्या लिख देंगे जल्दी से देखिए, m1 वर्क की जगह, जूल की जगह m1 L2 T-2 और कूलम की जगह हम रख देंगे AT। क्लियर हुआ आपको? तो देखिए T यहाँ पर 1 है, ये बन जाएगा T-3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, m1 L2 T-3 A-1। ये देखिए 1 है, ये इन्वर्स हो जाएगा T-3 और ये A-1। क्लियर हुआ? ओके, m1 L2 T-3 A-1। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, m1 L2 T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, देखिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम डिनोट करते हैं, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लिखिए εr से, और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अदर मीडियम। क्या होता है, जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो उन दो चार्जेस में वो चार्जेस किस मीडियम पे रखे हुए हैं ये भी डिपेंड करता है। तो अगर वो दो चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं तो फोर्स उन दोनों के बीच में मैक्सिमम लगता है। अगर वो दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो वो फोर्स कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो εr होता है। अब आप देखिए, इस फोर्स की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन, इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी यूनिट लेस, और जो यूनिट लेस होता है वो डायमेंशन लेस भी होता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे, यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को आप जो सिंबल है यहाँ पर इसे लिखिए आप εr, ये काम आएगा आपके। और यहाँ पर आप लिखिए F0/Fm, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। यूनिट लेस हो गई, डायमेंशन लेस हो गई। क्लियर हुआ आपको ये? ओके। हाँ, एक डायमेंशन कैपेसिटेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर आपको पता है क्या होता है, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं, उसके जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज़ द कांस्टेंट या इज़ द तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज द क्वांटिटी विच टेल अस अबाउट दैट ए कंडक्टर नो तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज ए क्वांटिटी विच टेल अस अबाउट दैट ए कंडक्टर नो कैपेसिटी इज ए क्वांटिटी विच टेल अस अबाउट हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड बाय एनी कंडक्टर। तो यहाँ पर देखिए, कैपेसिटर्स का फॉर्मूला होता है, C का फॉर्मूला होता है, चेक कर लेता हूँ, Q/V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास C = Q/V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ये आपको अच्छी तरह क्लियर होगा जब आप 12th क्लास में आएंगे, तो वहाँ पर ये पूरा चैप्टर है कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, पूरा चैप्टर है। कैपेसिटर जो होता है हमारे पंखों में लगता है और किसी भी मोटर के अंदर लगता है, इसके स्टार्टर भी बोलते हैं, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चार्ज की जगह लिखिए Q, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। V = अभी हमने देखा W/Q, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q² तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q² तो Q² की जगह हम लिखेंगे, डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर दें, चलो पहले यूनिट करते हैं, ऐसा यूनिट कूलम² जूल। वैसे इसका डायरेक्ट होता है, इसकी ये एक यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं फेराड, इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट
फेराड भी होती है, और फॉर्मूले से हमने जो क्वांटिटी यूनिट निकाली वो है कूलम स्क्वायर पर यूनिट जूल। ओके, तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो ऊपर क्या कूलम स्क्वायर, तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, कूलम की जगह AT, और जूल की जगह यहाँ पर आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2। तो यहाँ पर बन जाएगी M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, M माइनस 1 L minus 2 T4 A2, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। जो भी डाउट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।